मैं आपका आशुतोष सर आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और भी बहुत सारी बातें। आज मैं फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ है क्या? वी नो दैट चार्ज क्रिएट्स द फोर्स। जैसा हम जानते हैं कि जो आवेश है वो एक फोर्स क्रिएट करता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्योंकि कल मैंने बताया था कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, एंड दैट फोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि आवेश किसी भी मैटर का क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि एक फोर्स क्रिएट करता है। वो फोर्स आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज के नेचर के ऊपर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि अगर सेम टाइप चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों हैं, तो आपस में रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो यानी कि डिफरेंट टाइप के चार्जेज हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स होता है वो कैसा होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए कूलॉम्स ने एक लॉ दिया। देखा जाए तो जेई, नीट और जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई वगैरह, यूपी बोर्ड और भी अदर बोर्ड्स जो भी हैं, उनसे उनके एग्ज़ाम्स में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब हम बात करें कूलॉम्स लॉ। जान ही गए कि ये क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगता है वो किस प्रकार काम करता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू static point charge is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो चाहे आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा या फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
ठीक, तो चलिए मान लेते हैं हम कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा, कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो F होगा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन चार्जेज के यानी इन आवेशों के प्रोडक्ट के यानी कि गुणनफल के, यानी आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात उसने कही क्या, दूसरी बात कूलॉम ने कही कि F जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये दूसरी बात कही। अगर दोनों को, इसकी दोनों बातों को एक साथ अगर हम देखें तो कूलॉम्स ने कहा हमसे, कूलॉम ने क्या कहा, कूलॉम ने कहा कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो कांस्टेंट होगा स्मॉल के, फिर हो जाएगा ये Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ K क्या है भाई, तो K है आपका कूलॉम्स कांस्टेंट। K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, यानी कि कूलॉम नियतांक है, कूलॉम्स कांस्टेंट है, कूलॉम नियतांक है। ठीक, इस K की वैल्यू कितनी होती है, तो इस K स्मॉल K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। आ रही बात समझ में, K जो कि कूलॉम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, इसकी जगह पे हम 1/4πε0 भी लिखते हैं। अब ε0 क्या है, तो एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, बट ये जो हमारा फार्मूला होगा ये
किसके लिए होगा? तो ये हमारा फार्मूला ओनली फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए होगा। यानी ये फार्मूला हम कहाँ यूज कर सकते हैं? सिर्फ निर्वात में यूज कर सकते हैं। यानी दोनों चार्ज जो हैं वो अगर फ्री स्पेस में रखे गए हैं तो यूज कर सकते हैं, बट फॉर अदर मीडियम, यानी अगर माध्यम बदल जाए, जैसे पानी में, हाँ वाटर के अंदर, ऑयल के अंदर, ऑयल भी कई टाइप के होते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक, पेट्रोल के अंदर, ऐसे जैसे जैसे हम मीडियम को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट फोर्स के ऊपर पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। यानी मीडियम अगर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। जैसे हमने 10th में पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे हम लाइट के बारे में, कि लाइट जैसे जैसे मीडियम को चेंज करती थी, क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि लाइट जैसे जैसे मीडियम को चेंज करती है उसकी स्पीड कम होती जाती है। बट यहाँ भी वही मामला है कि जैसे जैसे चार्ज जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स है वो चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो फॉर अदर मीडियम जस्ट लाइक वाटर, ऑयल्स, etc, तो यहां पर फॉर्मूला हमारा बनेगा Fm। Fm क्या है? वो फोर्स ही है बट मीडियम के लिए है, यानी किसी मीडियम के अंदर अगर चार्ज रखा गया है तो, ठीक। तो F फॉर अनदर मीडियम फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फॉर्मूला मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब भाई यहां पर तो आ गया एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है भाई? वही है, एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक। यानी निर्वात को छोड़ करके बाकी किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। हिंदी में क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? तो इसके लिए हम देख लें, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम क्या करें? डिवाइड कर दें, किससे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा F अपॉन Fm
इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ये जो होता है ये इक्वल होता है एप्सिलॉन आर के बराबर, एप्सिलॉन आर के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं कैपिटल के, कैपिटल के। और ये जो कैपिटल के है, कैपिटल के है, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी के क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, ये किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक, तो बहुत इजी था ना। थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि तुम्हारे लिए ये एक नई सी चीज आई थी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्यों आया? वेक्टर आप जानते ही हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म भी हमको जानना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये दो एक्सिस हैं, ये x हो गया आपका, ये y हो गया, और हमारे जो चार्जेज हैं ये अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, यानी ये जो है आपका Q1 और ये हो गया Q2। ठीक, इनका इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से इस Q1 का जो डिस्टेंस यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, और Q2 का जो डिस्टेंस है यानी कि पोजीशन वेक्टर वो है R2 वेक्टर। बात समझ में आई? क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कहता है क्या कि फोर्स between two charge, फोर्स बिटवीन टू चार्ज यानी दो आवेशों के बीच बल क्या होगा, हम जानते हैं कि F बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, बट फोर्स क्या है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए F वेक्टर अगर हम यहां रखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F वेक्टर इज इक्वल टू होगा कि Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। R क्यूब से पहले मैं यहां लिख देता हूं R स्क्वायर और यहां पर लिख देता हूं R कैप। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये R कैप होता क्या है। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि R कैप, हिंट कर देता हूं, वैसे आप जानते होंगे, R कैप जो होता है उसको हम बोलते हैं
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। ये कैसे निकाल सकते हैं हम? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर के बराबर होता है। ठीक, तो अब मैं इस आर कैप की जगह पे अगर ये चीज पुट कर दूं, कौन सी चीज? ये आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर को मैं रख दूं, तो मेरा क्या आएगा वैल्यू? मेरा वैल्यू आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आर वेक्टर। ठीक, अगली बात समझ में। अब देखिए एक चीज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने कहा कि अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ है ये, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी मेरे ऊपर फोर्स क्रिएट करती है। ठीक, तो यहां पर भी वैसा ही कुछ होने वाला है, यानी कि फोर्स, अगर हम ये मान लें कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक, Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा? Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल बताइए। चलिए हम बतलाते हैं आपको। ये होगा F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 के